हेलो दोस्तों। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। जो कि मेरे पास जो माइक था वो रूम पे छूटने की वजह से आज एक वीडियो विदाउट माइक अपलोड करेंगे, जिसमें आपको आज क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, चूँकि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर होगा स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में। और सारे सब्जेक्ट तो ऐसे लिख कर भी निकल जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ना, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आज इसी वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जिसमें मैथमेटिक्स क्लास 10 का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज से रेगुलर 10 का वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो क्लास 10 का जो सब्जेक्ट है जो कि है मैथ्स 10 का है, और चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, जो कि है फर्स्ट चैप्टर है, नाम है रियल नंबर। इसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, वास्तविक संख्या रियल में होता क्या है। अगर जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूं, 0 से इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों रियल नंबर है। जैसे कि मैं दिखाऊं, बोर्ड पे लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर से ये एक्स, मतलब इधर प्लस में एक्स जाएगा, इधर माइनस में एक्स आएगा, और नीचे में माइनस वाई जाएगा, ऊपर में प्लस वाई जाएगा। तो आप अगर रियल नंबर को नोट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 फ्रॉम 0, यानी यहाँ पर x का भी कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का भी कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, अगर कट करता है, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों लाइन x एक्सिस और y एक्सिस कट कर रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू भी 0 होगा। अगर आपको रियल नंबर डिनोट करना है, दैट मीन्स वास्तविक संख्या आपको खोजना है कि रियल वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो उसके लिए हमने एक एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया। अब एक्स एक्सिस से यानी अगर प्लस की ओर जाएंगे हम, तो +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, ये 100 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमने प्लस लिया है। अगर इसी को हम माइनस एक्सिस में नोट करें तो इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, और 100 इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को डिनोट किया हो। अगर y एक्सिस में मुझे डिनोट करना हो, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि जो रियल संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, क्या वो सिर्फ x एक्सिस में ही लाई करता है। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ x एक्सिस में ही लाई करे। ये हो सकता है कभी y एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल हो जाए, है ना, मतलब ये भी अपोजिट हो सकता है। इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है वो x एक्सिस पर भी लाई करेगा, प्रेजेंट होगा, और y एक्सिस पर भी प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो, ये ऊपर में भी तो +1 जाएगा ना, +1 जाएगा, +2 जाएगा, +3 जाएगा। इसका मतलब ये भी 100 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, चला गया इन्फिनिटी तक। ऐसे ही नीचे में भी -1 आएगा, -2 आएगा, 100 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इससे क्या लगा कि जो वास्तविक संख्या है वो x एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और y एक्सिस पर भी लाई कर रहा है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। ये तो मैं डिनोट कर दिया कि वास्तविक संख्या रियल में होता कैसे है। चैप्टर इरेज कर दिया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ और पढ़ा दें, चैप्टर के सिमिलर ही होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, जैसे कि √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये फंडा भी हम यहाँ पे पूरा क्लियर ही कर देता हूँ। तो अगर कोई रूट लगा रहे या कोई पॉइंट में है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं एक पॉइंट लिया, जैसे कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, डॉट डॉट डॉट, हम इन्फिनिटी चले गए, प्लस इन्फिनिटी तक चले गए।
तो ऐसे जो संख्या होंगे इसको हम परिमेय बोलेंगे। मतलब ऐसे संख्या जो ना तो ऐसी संख्या जो ना तो रूट में रहे और ना ही डेसिमल में रहे। डेसिमल मतलब ना पॉइंट में रहे। जैसे कि अगर कभी पूछे 0.012 या कुछ भी जीरो के, अगर जीरो के पॉइंट मतलब कुछ भी पॉइंट में रहे तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और ऐसे जो संख्या रहेंगे इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे √3 है ना, जनरली आपको रूट वाला ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होएगा। देखो अगर जैसे कि यहाँ बोला है कि √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो सिंपल से फंडा है। अगर ये √3 को हम रूट को हटाएंगे तो रूट जब हटाएगा, जैसे कि हम मानते हैं √3 = x मान लिए। अब इसको रूट हटाना होगा तो इसका करेंगे बोथ साइड, यानी सभी साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी x² हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे कि हम रूट हटाएंगे तो अब यहाँ से x² और रूट हट जाएगा तो बचेगा 3 = x²। अब x² का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा। फिर से ये x = √3 और √3 का वैल्यू होता है 1.69 कुछ ऐसे ही होता है। तो ये रहा आपका अपरिमेय संख्या, जो कि हम पहले ही बोले थे। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में रहे या फिर रूट में रहे या फिर बट्टा में रहे, ये सारे के सारे वैल्यू, बट्टा में भी ऐसे बट्टा रहेगा, जैसे कुछ बट्टा ऐसे होते हैं 4/2, ये बट्टा में, लेकिन ये कट जाएगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि पूरा कट गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ये डेसिमल में आ गया, ये पॉइंट में आ गया है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई वैल्यू, अगर कोई संख्या रूट में रहे, डेसिमल में रहे या फिर बट्टा में भी रहे, बट्टा में भी ऐसे संख्या जब हम बट्टा में उसको कट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो वो डेसिमल में ही आना चाहिए, क्योंकि बट्टा जो है डेसिमल में ही आता है। तो कुछ यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ कि रियल में क्वेश्चन कहाँ से उठता है, अभी दिखाता हूँ आपको। परिमेय संख्या के बारे में नहीं पूछेगा, ये फिक्स है। परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में आपको पूछे तक नहीं, क्वेश्चन में ही मिलेगा ही। आपको मिलेगा परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, यानी आपको सिर्फ अपरिमेय संख्या के रूप में ही पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ये आपको 5 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। इसका मतलब समझिए कि आपको 6 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल √3 हो जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। यहाँ पे √3 क्या अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, सोचने वाली बात है। अगर √9 दी है ना, √9, तो हम 9 को अगर एलसीएम निकालते हैं तो 3 से कट जाता है, 3 × 3। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट में 3 × 3 आ गया, दैट मीन्स 9। अब ये 2 3 आ गया है, इसका मतलब रूट में से एक 3 हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचा। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, पूरा कट गया है, मतलब पूरा यो डिफाइन हो गया है। डिफाइन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम क्या बात कर रहे थे, अपरिमेय संख्या। तो ये √9 जो है यही होगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √9 को हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ पे √7 नहीं आएगा, √11 भी आता है, 11 और 13 भी आता है। यानी आपको अपरिमेय संख्या के बारे में इतना ज़्यादा तक पूछता है, यहाँ ये क्वेश्चन रहेगा इतना तक। और कभी कभी ऐसे पूछ लेगा आपको, जैसे कि 3/5 आ जाएगा, ऐसे कभी पूछता है। या फिर आपको पॉइंट में देगा 1.33 ऐसे करके, मतलब पॉइंट में कुछ भी दे सकता है, जैसे 2.59 ऐसे कुछ भी पॉइंट में कुछ भी डाल सकता है। बट हम भी ऐसे डालेगा जो पॉइंट में ही आएगा लिए। तो ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव, यानी इतना में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। अब चूँकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ और है यहाँ पे, चूँकि अपरिमेय संख्या में इतना ही नहीं और पूछ सकता है, जैसे कि √3 + 2 ऐसे पूछ सकता है, √7 + 3 ऐसे पूछ सकता है, या फिर
1 नहीं होगा, हाँ ऐसे पूछ सकता है 5 + 4 ऐसे करके पूछेगा। यानी देखिए अपरिमेय संख्या ऐसे ही होगा जैसे कि यहाँ पे √3 दिया ना, तो ये सेम सही भी होगा। 7 ये ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा। मतलब जो रूट में है वो वैल्यू सेम ही होगा, लेकिन ये आगे में प्लस भी दे सकता है। तो प्लस में देखो फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि हम एक लिए √3 + 2 है ना, और हम जानते हैं √3 का वैल्यू कितना था 1.69 + 2, तो इसको जब जोड़िएगा तो 3.69 आ गया, जो कि अभी भी तो पॉइंट में ही है। इसका मतलब अभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है, तो कुछ भी इसका डिफाइन नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे भी आपको दे सकता है +1 देके। लेकिन इसी फॉर्म में हम एक और लेता हूँ, इसी फॉर्मेट में। जैसे कि हम लिए √4 + 2, क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा √4 को, तो 2 × 2 रूट में और +2 बाहर में है, तो इसमें से दो आ गया, इसमें से एक 2 निकल जाएगा बाहर, तो 2 + 2 कितना आ गया 4। ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी पॉइंट में नहीं आया, ना रूट में आया, कुछ भी नहीं। मतलब एक डिफाइन वैल्यू आया, जो मतलब क्लियर विजिबल है, यह पूरा आपको शो करता है वैल्यू में, तो ये परिमेय संख्या है। मतलब ऐसे आपको नहीं पूछेगा, इस फॉर्मेट में पूछेगा। ऐसा फॉर्मेट मतलब ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा इस फॉर्मेट में। +1 +2 कुछ भी डाल सकता है, प्लस वाले वैल्यू से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फॉर्मेट तो वही है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे कि रियल में अपरिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे। हालांकि हम डिफिनेशन नहीं दिए, मतलब परिभाषा नहीं दिए। आपको परिभाषा भी नहीं पूछेगा, आपको जो पूछेगा हम उसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं कि हम पूरा एक्सप्लेन करें। मतलब इतना बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन आएगा जरूर है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर। इस फर्स्ट यानी जो वास्तविक संख्या था उससे बस 1 या 2 क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे ये आता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और एक 2 नंबर का आता है, वो भी बताऊँगा कैसे आता है, बताता हूँ। हाँ, तो अभी हम बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको। जनरली आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ऐसे करके पूछेगा कि क्या ये √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, अगर है तो सिद्ध करें। और अभी हमने बताया कि जितने भी रूट वाले वैल्यू हैं, जैसे कि √3 है, √1 परिमेय संख्या है, क्योंकि √1 का जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 आता है, तो वो परिमेय संख्या है। मतलब ऐसा वैल्यू जो डिफाइन ना हो, उसका वैल्यू पॉइंट में आए, तो वो ऐसे वैल्यू को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अभी बताया कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब कैसे है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। रियल में ये अपरिमेय संख्या होता कैसे है, चलिए दिखाते हैं रियल में कैसे होता है। अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप सिद्ध कीजिए कि ये जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, तो आपको मानना है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे माना है, बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो परिमेय संख्या मानना है। लिखेंगे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या माना। √3 एक परिमेय संख्या माना। अब जब √3 एक परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या के अनुसार, परिमेय संख्या के अनुसार। और आप सब जानते हो कि परिमेय संख्या किसको हम बोलते हैं, ऐसे संख्या जो P और Q के रूप में हो। P और Q का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो P और Q है, इसका मतलब क्या है, P मतलब होता है अंश और Q मतलब होता है हर। मतलब ऐसे संख्या जो P और Q के रूप में हो, यानी अंश और हर के रूप में हो, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या ये √3 अंश और हर के रूप में है, आइए देखते हैं। अगर √3 अंश और हर के रूप में होगा तो हम कहेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम माने कि परिमेय संख्या।
यानी हमने अभी बोला कि √3 एक परिमेय संख्या माना। जब √3 को हम परिमेय संख्या माना तो √3 किस फॉर्म में होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। तो अब देखो p/q के रूप में होना चाहिए, तो ये √3 अपॉन नहीं कुछ तो 1 तो होगा ही, तो p/q के रूप में तो हो गया ना, अपॉन p/q बटा के रूप में हो गया। अब क्या करना है? सिंपल थोड़ा सा स्टेप है, इसमें जानना पड़ता है कि अब इससे हम आगे क्यों करें, क्या करें, क्योंकि हम यहाँ तक दिखा दिए अंश और हर के रूप में तो आ ही गया। अब ऊपर नीचे क्या कीजिए, आप मल्टीपल कर लीजिए एक बार। तो जब इसको p को 1 से मल्टीपल कीजिएगा, ऐसे लिख पूरा जानिए आप, p × 1, इसको इससे मल्टीपल किए और इसको इससे, लेकिन बीच में क्या है, बराबर में है तो बराबर दे दिए, और q को √3 से, q × √3, फिर यहाँ से p = कितना आ गया, √3q। अब देखिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि अब मानना पड़ेगा कि q अगर ये परिमेय संख्या होगा, √3 परिमेय संख्या होगा, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 से गुना करेंगे। अगर गुना करेंगे तो इसका वैल्यू परिमेय संख्या माना चाहिए। लेकिन अगर परिमेय संख्या नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं, मानेंगे यहाँ से। अब इसको पहले घेर लीजिएगा ताकि नंबर ना कटे। यहाँ पे लिखिएगा अतः, पहले ऐसे करना है कि फिर माना q एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं मानना है, अब पूर्णांक मानना है, क्योंकि हम q को 1 से मल्टीपल करेंगे। जैसे कि माना q एक पूर्णांक संख्या है। अब जब q एक पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या हम किसको बोलते हैं, जो 0 से निगेटिव में, ऐसे पूर्णांक संख्या 0 से प्लस में भी जाता है, +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, सो ऑन, और निगेटिव में भी आएगा। निगेटिव मतलब -1, -2, -3 ऐसे करके जाएगा। तो पूर्णांक संख्या में हो। अब जब पूर्णांक संख्या में है, आगे दिखाता हूँ यहाँ से, अगर जब ये q पूर्णांक संख्या में है तो इस पूर्णांक संख्या से हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू परिमेय में होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब लिखते हैं चूँकि q = 1 लेने पर, आप चाहे तो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 जब लीजिएगा तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और 0 तो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो 0 से हम छोड़ देते हैं। वैसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले 1 लिए, चलिए 1 लीजिएगा तो लेने पर इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा है, p = √3q, यहाँ से p = √3q। अब क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है ना, q = 1, तो लिखना है पुट q = 1। अब जब q = 1 पुट कीजिएगा तो p = कितना हो जाएगा, √3 × 1 = √3, यानी p = √3। कोई बदलाव नहीं आया, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी और देखते हैं ना, अभी तो 1 से मल्टीपल किए, अभी 2 भी है, 3 भी है, देखते हैं ना। अगर कहीं पे कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ तो हम बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना परिमेय संख्या। अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि अतः मेरा मानना गलत है और ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अब मानेंगे पुनः q = एक बार 1 लिए, अब लिखते हैं 2 लेने पर। अब 2 लेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या बोलते हैं, p = √3q, पुट q = 2। अब जब पुट कीजिएगा q = 2 तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब q = √3 × 2, q की जगह पे 2 आ जाएगा ना, तो 2 p = कितना आ जाएगा, 2√3। अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, √3 आ ही रहा है। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, एक बार p = कितना आया, अब लिखेंगे यहाँ पर चूँकि p = √3 आया एक बार, और कोमा 2√3 आया है। अतः इसमें कोई बदलाव
बदलाव नहीं आया। इसीलिए मेरा मानना गलत हुआ। अतः, फिर से अतः लिखेंगे या तथा लिख सकते हैं। तथा √3 एक अपरिमेय संख्या ऐसे करके। दोस्तों, अभी आपने जो क्वेश्चन देखे थे इसी के सिमिलर आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जैसे कि हमने बताया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आया था, सिद्ध कर। ये तो हमने बता दिया, लेकिन आपको जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही आएगा √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं आ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है √5, या फिर ऐसे आपको पूछ सकता है √7, या फिर √9 तो होगा नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। ऐसे करके पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है √3 + 1, ऐसे करके पूछ सकता है, या फिर आपको √7 + 1 या 3 ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप ना ऐसे वाले क्वेश्चन पे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब सेम ही है। जैसे जैसे मैंने बताया, बस ऐसे कीजिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट जो वैरायटी है वो बताएंगे। अब कौन टाइप्स के किताब बताना। तो दोस्तों, ये रहा आपका सेकेंड वैरायटी। अब थर्ड वैरायटी पे चलते हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, वहाँ से कौन से वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है। आपको जनरली 2 नंबर में ऐसे करके पूछ लेगा कि LCM और HCF ज्ञात करें। अब कैसे करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बताऊंगा जरूर। मतलब LCM और HCF निकालना है किसके द्वारा, तो लिखेगा यूक्लिड विभाजन से। और कभी कभी आपको जरूरी नहीं है कि आपको यूक्लिड विभाजन से ही पूछेगा, आपको ऐसे ही पूछ लेगा LCM और HCF ज्ञात करें। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ लिख देगा गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहले आप आसान सा जो भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस कीजिए, लार्ज पे जाना नहीं है। मतलब जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, आपको समझ में थोड़ा देरी आए तो उस पर नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जाइए जो पहले आपको समझ में आए, ताकि एग्जाम में लिख पाए। जैसे कि आपको यहाँ पे LCM और HCF निकालना है किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। आप गुणनखंड विधि द्वारा बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि आप बोलेगा 90 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड कैसे निकालना है, डायरेक्ट LCM निकाल देते हैं इसको। 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, तो ऐसे करके निकाल दीजिएगा। 2 × 3 × 3 × 5 है ना। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये तो आ गया गुणनखंड। यहीं पे हम कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि इसमें वो सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं आया जो मैं बताऊँ। अभी मैं बताता हूँ कि रियल में होता है कैसे। जैसे कि आपको 2 नंबर दे देगा, जैसे एक को दे देगा आपको 30 और एक देगा 60 का HCF और LCM निकाले। किसके द्वारा निकाले, गुणनखंड के द्वारा। जी साथियों, अभी हम यूक्लिड विभाजन के बारे में कुछ नहीं बताया है,
अभी हम सिर्फ गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आप प्रीवियस जो क्लास है 8, 9 इसमें आप पढ़े होंगे गुणनखंड विधि, तो उसी के अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। देखिए आपको 2 नंबर देगा, जैसे कि यहाँ पे एक 30 है, एक 60 है, इसका HCF निकालना और LCM निकालना है, किसकी तरह गुणनखंड की तरह। तो सिर्फ क्या करना है, आपको सिंपल सा गुणनखंड करना है। एक जैसे कि यहाँ पे 30 है यानी 30 है, 30 को आप LCM निकाल लीजिए, 2 मरतबे 15, 3 मरतबे 5, ऐसे करके निकाल लीजिए। और सिंपल सा ऐसे 30 दे दीजिएगा, बराबर में कितने नंबर से मल्टीपल किए, 2 से, 3 से, 5 से, कितना बार, 2 से एक बार, 3 से एक बार, 5 से एक बार, ऐसे करके लिख दीजिएगा। फिर 60 है तो 60, 2 से भाग लगेगा 30, 2 से भाग लगेगा 15, 3 से लगेगा 5। फिर इसको ऐसे लिखना है, कैसे, यहाँ पे 60 दे दीजिएगा और किस किस से मल्टीपल किए, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 2 से कितना बार, 2 बार, 2 बार, 3 से कितना बार, 1 बार, 5 से कितना बार, 1 बार, हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अगर जैसे कि फर्स्ट निकाल रहा हूँ HCF, अगर आपको HCF निकालना है, दैट इज मौसा निकालना है, ये तो HCF इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ पे मौसा बोलता है। अगर आपको मौसा निकालना है या LCF निकालना है यानी HCF निकालना है, तो ऐसे नंबर को चूज कीजिए जो आपको दोनों पे सिमिलर होना चाहिए, और वैसे भी सिमिलर होना चाहिए जो 2 और 5 के सिर्फ रहना चाहिए, तो उसको हम HCF में नोट करेंगे। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी होगा सिमिलर, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 2 और 5 की बात की है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 ले लिए पहले। लेकिन 2 का भी ऐसे नंबर लेंगे जो, जैसे कि ऊपर में, जैसे कि यहाँ पे एक ही 2 है, नीचे में 2 है, तो क्या मैं 2 लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मतलब छोटा संख्या लेंगे, अगर दोनों में 2 होता तो हम 2 के पावर 2 लेते, लेकिन यहाँ पे नीचे में 2 के पावर 2 है, लेकिन ऊपर में 2 के पावर 1 ही है, तो छोटा संख्या लेंगे, जैसे कि 2 के पावर 1 लेंगे, ठीक। मल्टीपल 3 लेंगे, नहीं लेंगे, भले मतलब दोनों सिमिलर है, लेकिन इसको हम छोड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि मौसा में सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए मुझे। तो अब 5 आया है, तो 5 यहाँ नीचे में भी है, 5 ऊपर में भी है, तो 5 ले लिए। लेकिन 5 में कौन, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, 2 यानी 5 के 1 ही लेंगे, 5 एक बार। तो चलो मल्टीपल 2 × 5 दैट मीन्स 10। इसका मतलब जो HCF मौसा कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है कि 30 और 60 का mod 100, इसको H इंग्लिश में लिख दीजिएगा, HCF बराबर 10 आया, और इसको घेर दीजिएगा। अगर घेर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा मिलने की चांस है, नंबर कटने की तो भरोसा ही नहीं है कि आपको कटेगा, घेरना चाहिए, जो भी आंसर है उसको घेरना चाहिए। चलिए ये तो मौसा निकाल दिए, अब लौसा भी निकाल ही देते हैं कि लौसा कैसे निकलता है गुणनखंड विधि की तरह, यानी LCM लौसा निकालना है। लौसा के लिए क्या होता है कि आपको जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। लेकिन देखिए मौसा में हमने लोअर नंबर लिया, लोअर नंबर मतलब जो 2 के पावर 2 था तो 2 के पावर 2 छोड़ दिए, ऊपर में 2 के पावर होता 2 तो लेते, लेकिन 2 के पावर 1 ही था तो हमने लोअर नंबर लिया, मतलब छोटा सा नंबर लिया। लेकिन लौसा में ऐसा नहीं करना है, जितने भी हायर नंबर होंगे, मतलब बराबर नंबर होंगे, उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2, तो पहले 2 ले लिए। देखिए पहले चूज कीजिए क्या क्या लेना है, पहले आपको जो मिलेगा वो भी, नहीं मिलेगा वो भी। 2 मिला दोनों में, 2 ले लिए। 3 मिला दोनों में, 3 ले लिए। 5 मिला दोनों में, 5 ले लिए। अब हायर नंबर, जैसे कि 2 के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 2 लेंगे। फिर यहाँ पर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 ही है, तो 1 ही लेना पड़ेगा। फिर 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 ही लेना पड़ेगा। अब ऐसे मल्टीपल कीजिए, सिर्फ 2 को कितना बार 2 मल्टीपल करना है, 2 बार, तो 2 दूनी 2 का 2 बार मल्टीपल किए। फिर 3 के 1 बार और 5 को 1 बार गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60। तो जो ऐसे करके लिखना है 30 और 60 का लौसा कितना आ गया आपको, 60। इसको भी आपको घेर देना है, बस आपको 2 नंबर मिल गया। बट मैं अभी बता देता हूँ
कि गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्वेश्चन आने की कम ही चांस है। 2 नंबर मिलेगा लेकिन शायद आएगा नहीं आएगा, कम ही चांस रहता है। लेकिन हो सकता है ना, आ सकता है, ऐसा तो नहीं आया है लेकिन कम चांस है। तो साथियों, अभी हमने गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो दिखाया। अब एलसीएम और एचसीएफ यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालना है, और ये 2 नंबर आपको फिक्स है। ये 2 नंबर आपको फिक्स है। सिर्फ मान लीजिए कि ये 2 नंबर मिल ही जाए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बस मेहनत क्या करना है, देखिए कुछ फॉर्मूले हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक फार्मूला है A=BQ+R। हाँ, आपको ये याद भी नहीं रखना है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट है कैसे बनाता है हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 नंबर लिए, 2 नंबर कुछ भी ले लेता हूँ। मान लो ये यहाँ पे लेते हैं 10 और एक ले लेता हूँ 100। हाँ 100 ले लेता हूँ। 2 नंबर लिए। अब देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ए होगा या ए बी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मैं जो बता रहा हूँ ऐसे सुनिए। आपको मतलब ये देखना है कि 2 नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो इसको हम एक क्या करेंगे, चुनेंगे, और जो छोटा है वो बी हो जाएगा, सिंपल। अब ए बी का वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या करना है, देखिए क्या करना है कि जो ए का वैल्यू है 100 है ना, 100 वो पहले दे दीजिए। अब बी जो वैल्यू है इसको भाग दे दीजिए यहाँ 10 से।